क्रॉनिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम लोग यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल मेन की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है यूपीएससी हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 5, आर्यंस एंड द वैदिक पीरियड, आर्य एवं वैदिक काल। तो ये हमारा इस क्रम में मतलब क्रमिक तौर पर छठा वीडियो है ऑप्शनल के लिए, और टॉपिक का एक 5वां कवर कर रहे हैं हम लोग वैदिक काल का। सबसे पहले एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं, हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस जो है पहला है एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया, भारत में आर्यों का विस्तार। भारत में आर्यों का विस्तार, वैदिक पीरियड, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल लिटरेचर, यानी वैदिक साहित्य, वैदिक का धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम री वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुआ रूपांतरण, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक एज, वैदिक युग का महत्व, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्ना सिस्टम। ये इसका सिलेबस है। और पिछले वीडियो के मुकाबले हम लोग इसमें एक नया फीचर आपको जोड़ रहे हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए सवालों का हम उसमें समावेश कर रहे हैं, जो जब हम लोग क्लास लेंगे उस समय भी खैर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी हिस्ट्री ऑप्शनल में किसी भी टॉपिक को पढ़ने का जो तरीका है, वो सबसे पहला नंबर है कि टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस को समझना, और सिलेबस में जो पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन हुआ है उसको समझना, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझना कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस तरह के सवाल आए। जब आप सवालों की गंभीरता को समझते हैं तो आपके पढ़ाई की दिशा का निर्धारण होता है कि सिलेबस किस तरह से दिया हुआ है और सवाल कैसा आ रहा है। तब आप समझते हैं कि जो पढ़ाई का जो गहराई है, हमारा पढ़ाई का जो दायरा है किसी भी टॉपिक पर, तो किस तरह के मटेरियल का, किस तरह के गाइड का, किस तरह के मेंटोर का आपके जीवन में सफलता के लिए वैल्यू होगा, ये तब समझ में आएगा जब आप इस परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्षों के सवालों का आकलन करेंगे, सवालों की गंभीरता के साथ सवालों को समझने की कैपेसिटी डेवलप करेंगे। और अब चूंकि सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, बार बार हम लोग उस बात को कर रहे हैं कि 150 शब्दों के सवाल और 250 शब्दों के सवाल, यानी 15 नंबर के सवाल और 20 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो रहा है। इसलिए जब से इस तरह का सवाल आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक से इनवेरिएबली हर साल सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए पीछे का जो बहुत पीछे का सवाल है उतना उस दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे सवालों को देखने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम ये समझें कि हाँ, उस टॉपिक से किस किस तरह के सवाल निकल सकते हैं और हमको उसके लिए किस तरह से तैयार होना है। तो सवालों को देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हमारे तैयारी का जो एरिया है वो इतना ज्यादा, इतना बड़ा होना चाहिए। देखिए, पहले थोड़ा सा सिलेबस पर हम दोबारा आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया, अब यहां सीधे दिया गया है एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया। इसमें आर्यों की उत्पत्ति, आर्य कहां से आए, इस बात को नजरअंदाज किया गया है सिलेबस को लिखने में। लेकिन प्रायः सवाल आता रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां रहा है। भारतीय इतिहासकार अमूमन अभी कहते हैं, लेकिन जैसे इस विषय पर जब अध्ययन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने आर्यों को विदेशी ठहराना शुरू किया। जब विलियम जोन्स ने कॉमन लैंग्वेज थ्योरी दिया, उसी से बाद में लोगों ने कॉमन रेस थ्योरी निकाला, यानी संस्कृत बोलने वाले और यूरोपीय भाषा बोलने वाले बहुत सारे भाषाओं में समानता खोजी गई, तो आर्यों के विदेशी होने के सिद्धांत को ही ज्यादा लोकप्रिय किया गया।
और विलियम जोन्स की उस खोज ने इस सिद्धांत को मजबूत करने में बहुत अहम रोल प्ले किया। बाद में मैक्स मुलर या इस तरह के लोग हुए, तो शुरू में तो उन लोगों ने जर्मनी ओरिजिन प्लेस कहा, लेकिन बाद में मध्य एशिया से उत्पत्ति का सिद्धांत आया। और हमारे इतिहासकार, जो भारत के इतिहासकार है, वो आर्यों के उत्पत्ति को भारत में ही मानते हैं, या आर्यों का मूल निवास स्थान उनका कहना है भारत में ही है। अब दयानंद सरस्वती उसको तिब्बत के क्षेत्र में मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश को मानते हैं। लेकिन फिर भी आर्यों का जो ओरिजिन है यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और हाल फिलहाल में भी उस पर सवाल आया है। तो क्यों हम उसको विदेशी कहेंगे, क्यों हम देशी कहेंगे, उनको लॉजिकली हमको प्रूव करना होता है। तो एक टॉपिक जो है ये सदाबहार है, विवाद के कारण में और चाहे जैसे भी हो, इस पर लगातार सवाल आता ही रहता है। दूसरा जो टॉपिक है वो वैदिक पीरियड रिलीजियस एंड फिलोसॉफिक लिटरेचर है। वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सभी वेदों से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणों से जुड़े हुए आरण्यक ग्रंथ है, और आरण्यकों से जुड़े हुए उपनिषद ग्रंथ है। ब्राह्मण जो वेद और ब्राह्मण है ये अधर्म रिचुअलिस्टिक है, या इसमें यज्ञ और बलि की प्रधानता है। जब आरण्यक ग्रंथ लिखे जाते हैं तो यज्ञ और बलि से दूर जाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और जब उपनिषद लिखा जाता है तो उपनिषदों को आर्यों का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ कहा जाता है। दर्शन का नॉर्मल परिभाषा अभी के लिए उतना ही है कि व्हेन यू थिंक लाइफ बियॉन्ड डेथ, मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना, और फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो वहां पर भी यज्ञ और बलि की आलोचना है, जिन बातों को आगे चलकर बौद्ध और जैनों ने बड़े जोर शोर से कहा, उन चीजों की उत्पत्ति आप उपनिषदों में ही देखते हैं, जब कहा गया है कि यज्ञ और बलि के माध्यम से भवसागर पार करने वाले वैसे ही हैं जैसे कोई फूटी नाव से नदी पार करना चाहता है, या यज्ञ और बलि में विश्वास करने वाले लोगों को मूर्ख कहा गया है। तो उपनिषद जो है हमारे यहाँ, वो भारत में फिलॉसफी के दार्शनिक विकास, विचार के विकास का एक क्लाइमेक्स है। तो वेदों में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, आरण्यकों में क्या है और उपनिषद में क्या है, ये इंटायर वैदिक लिटरेचर, जिसको इन चारों को मिलाकर वैदिक संहिता कहा जाता है। तो इन सबों में जो बातें हैं उसको बढ़िया से समझना, जिस्ट समझना, और फिर 150 या 250 शब्दों में लिखने की क्षमता डेवलप करना, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसको भी, लिटरेचर को भी उसी तरह से समझना है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में हुए रूपांतरण। देखिए, किसी भी समय काल के रूपांतरण में इकोनॉमी का रोल बहुत बड़ा होता है। ऋग्वैदिक काल एक पेस्टोरल इकोनॉमी है, पशु आधारित और घुमंतु अर्थव्यवस्था है। ऋग्वेद का जो 2 से 7वां मंडल है, वह ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी का मूल स्रोत माना जाता है, क्योंकि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है। 9वां मंडल आप सभी जानते होंगे कि सोम को समर्पित है, और 8वां मंडल मिली जुली बातें हैं। तो 2 से 7वें मंडल में जो भी अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के इतिहास का मूल आधार ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल, 2 से 7वां मंडल अर्लीस्ट माना जाता है, एंड बेसिकली दैट इज द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1500 टू 1000 BC। तो इस पीरियड में किस तरह से, और इस पीरियड में लोग मूलतः पंजाब के क्षेत्र में है, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। तो किस तरह से ऋग्वैदिक काल ट्रांसफॉर्म्स इनटू लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज द पीरियड डोमिनेटेड बाय द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो पेस्टोरल इकोनॉमी से कृषि की अर्थव्यवस्था में जब रूपांतरण होता है, यानी अस्थायी अर्थव्यवस्था से जब अस्थायी है ना, स्टेबल इकोनॉमी में जब आप प्रवेश करते हैं, तो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक परिवर्तन होता है। जब आप कहीं निश्चित जगह नहीं रहते हैं तो किसी नियम कानून की खास जरूरत नहीं होती है,
न सामाजिक नियम की, न धार्मिक नियम की, न आर्थिक नियम की। उस समय किसी का गाय कोई लूट रहा है, किसी के पशु को कोई, किसी के बच्चे महिलाओं को कोई लूट रहा है। तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ लोपत्र। लूटना ही, लोपत्र वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ आपका लाइवलीहुड। तो वह इकोनॉमी एक अलग होती है। जब वार टॉर्न इकोनॉमी होती है, आर्यंस आर एक्सपेंडिंग इन दैट पीरियड, और जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ उनकी लड़ाई हो रही है। तो जब आप युद्धरत होते हैं तो आपका वैचारिक धरातल अलग होता है। लेकिन जैसे ही कृषि का आगमन हुआ, कृषि को क्रिएटिव चीज कहा जाता है। जहां ऋग्वेद में इंद्र या पुरंदर 250 सूक्त लेकर सबसे बड़े देवता है, सबसे ज्यादा जरूरतमंद देवता है, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रजापति नंबर 1 देवता होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वाई इंद्र was the topmost deity in Rig Vedic period and why प्रजापति replaced him in the later Vedic period। इसी में छुपा हुआ है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रजापति को क्रिएटर गॉड कहा गया है ना। तो प्रजापति नंबर 1 देवता उत्तर वैदिक काल में होते हैं। यहाँ कृषि जीवन का आधार है। कृषि जीवन में अस्थायित्व लाता है। जब एक जगह रहेंगे तो सामाजिक नियम की बात होगी, तो धार्मिक नियम जीवन में एक ऑर्डर लाता है। आर्थिक नियम भी बनेंगे, कौन किसका जमीन है, कौन किसकी संपत्ति है, कौन नहीं ले सकता है, कौन ले सकता है, और हर क्षेत्र में नियम बनने लगता है। तो आप देखिए कि ऋग वैदिक काल में केवल गंधर्व विवाह, एकमात्र विवाह, प्रचलित विवाह है, और उत्तर वैदिक काल में 8 तरह के विवाह प्रथाओं का प्रचलन हो जाता है। और सबसे मायने की बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में वह गंधर्व विवाह जो ऋग वैदिक काल में एकमात्र प्रचलित विवाह प्रथा है, वह उत्तर वैदिक काल में अस्वीकार्य विवाह के श्रृंखला में शामिल हो जाता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ द सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम द ऋग वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। क्यों गंधर्व विवाह उत्तर वैदिक काल में अस्वीकार्य विवाह हो गया, है ना, उसको भी समझना होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीज है, उसको समझना है, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जो अभी थोड़ा सा बताया भी, ऋग्वैदिक काल में पॉलिटिकल लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट सभा, समिति और विदत पर आधारित है। उस समय विदत सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सभा का वैल्यू है, समिति का वैल्यू है, और राजन जो है वह कोई आज की तरह से, उस समय जो हम कल्पना करते हैं वैसा राजन उस समय नहीं है। ऋग्वैदिक काल का राजन केवल युद्ध में नेता है और अस्थायी नहीं है वो, क्योंकि उस समय इकोनॉमी ही अस्थायी नहीं है। लेकिन वही राजन जब उत्तर वैदिक काल में आता है और इकोनॉमी अस्थायी होती है, तो राजन वो मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास करता है जहां लोगों से टैक्स ले। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो लोग बलि जो देते हैं वह वॉलेंट्री है, वह उपहार है, इसलिए ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को उपहार की अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही बलि टैक्स हो जाता है। तो उपहार और टैक्स में जो फर्क है, फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। उपहार अपने मन से देंगे, टैक्स आपको देना होगा। तो उत्तर वैदिक काल में देना होगा, ऋग्वैदिक काल में आप अपने मन के अनुसार टैक्स दे रहे हैं, तो राजा का इनकम बढ़ता है ना। तो इसी तरह से रत्नी का सिस्टम आता है, 12 रत्नियों का। राजा बनने की प्रथा डेवलप करती है, तो राष्ट्रीय जग होता है। राजा के बेटा को राजा बनाने का एक स्वीकृत तरीका इवॉल्व किया जाता है। उधर राजा टैक्स वसूलता है और पुरोहितों के लिए दान की व्यवस्था करवाता है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि टैक्स और दान एक सिक्के के 2 पहलू है ना। अब पुरोहित राजा के लिए, जनता को टैक्स देने के लिए प्रेरित करता है, तो राजा पुरोहितों के द्वारा दान वसूल करने में सहायक होता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है सब कुछ। सामाजिक जीवन, जैसे मैंने कहा, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कर्मगत है, उत्तर वैदिक काल में जन्मगत हो जाता है। फिर विवाह संबंधी नियम और रिश्तेदारियों के नियम, सारे नियम उस समय निर्धारित होते हैं। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द वैदिक एज, वैदिक काल का महत्व, वैदिक युग का महत्व। तो वैदिक युग का जो महत्व है, इसमें सब टोटलिटी में आ जाएगा, पूरे
संपूर्णता में आ जाता है कि वैदिक काल का क्या महत्व था। भारत के इतिहास में हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत वैदिक काल से ही होती है। यहाँ से हमें लिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं। ऋग वैदिक काल के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत रेयर है, लेकिन उत्तर वैदिक काल से पेंटेड ग्रेववेयर फेज कहलाता है और उत्तर वैदिक काल से ही भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत होती है। तो इस समय से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी हिस्टोरिकल पीरियड में मिलता है और वैदिक काल से जो इतिहास हमारा शुरू है वो कंटिन्यू कर रहा है आज तक। तो फ्रॉम 1500 BC टिल नाउ हिस्ट्री इज देयर इन कंटिन्यूटी। जैसे सिंधु घाटी है तो एक ब्रेक हो गया है, उसका भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कंटिन्यूटी में उसको हम मान लें, लेकिन वैदिक काल से जो शुरुआत है तो इसी में हमारा जो आज का समाज है, आज का जो धर्म है, आज की जो राजनीति है और सब कुछ धर्म को जो सनातन या इस तरह की बात कहते हैं, तो वैदिक काल वाला चीज तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज ए लिंक ऑफ एवरीथिंग इन द प्रेजेंट इन द पास्ट इन द वैदिक पीरियड। जिस ब्राह्मण धर्म को हम आज मानते हैं उस ब्राह्मण धर्म की भी शुरुआत वहीं से होती है। फिर इसमें एक जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्णन सिस्टम, इस पर अलग से भी पढ़ने की जरूरत होती है कि राजतंत्र का किस तरह से विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में हेरिडेटरी मोनार्की का एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं है। सुदास केवल 4 पीढ़ियों तक राजा है, अदरवाइज समिति में राजा का चुनाव होता है। उत्तर वैदिक काल आते आते राजा हेरिडेटरी होता है और 6th सेंचुरी BC आते आते राजत्व का सिद्धांत बहुत ही मजबूत हो जाता है और आगे चलकर मौर्यन पीरियड राजतंत्र का क्लाइमेक्स है। तो उसको देखा जाता है कि हाँ राजतंत्र किस तरह से डेवलप हुआ या किस तरह से यह इंस्टीट्यूशन मजबूत हुआ। उसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था है, हम लोग का समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था वाला कहलाया। तो वर्ण का मतलब रंग होता है, तो रंग और फिर जाति व्यवस्था में वर्ण जाति में कैसे कन्वर्ट करता है, तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके पर पढ़ने का जरूरत होता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस इन द वैदिक टेक्स्ट एंड ऑल्सो लेटर टेक्स्ट जो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है। बाद में छुआछूत और अनटचेबिलिटी वगैरह भी इंटर करता है, लेकिन इट इज नॉट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अनटचेबिलिटी वैदिक समाज में शुरू से नहीं है। शूद्र कैटेगरी जरूर है, लेकिन शूद्रों को अनटचेबल नहीं कहा गया है। देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई अनटचेबिलिटी डेवलप्ड इन द सोसाइटी। तो ये इंटीग्रल पार्ट, इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल सोसाइटी, अनटचेबिलिटी। तो इस सबको बढ़िया से देखना होता है। तो सिलेबस को एक बढ़िया से समझना है। सिलेबस की समझ भी बढ़िया से तब आती है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको फिर सिलेबस से कंपेयर करते हैं कि इस टॉपिक से इस तरह का सवाल आ रहा है। हम आज वहां पर भी चलते हैं। सवाल हम लोग 1989 से है। 79 में एक सवाल 60 मार्क्स का हुआ करता था और ये जनरली 5 सवाल 3 घंटे में लिखने की प्रथा थी उस जमाने में। तो उस जमाने का जितना सवाल है वो 60 मार्क्स का है। आज का सवाल आप 15 और 20 मार्क्स का है, आप जानते हैं। लेकिन इसको देखने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप ये देख लें कि हाँ इस तरह के सवाल इस टॉपिक से आता है। देखिए, गिवन अकाउंट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द वैदिक पीरियड टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स। तो जब केवल वैदिक टाइम कहा जाएगा तो 1500 से 600 पीरियड का, यानी ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों शामिल हो जाएगा। जब भी सवाल में वैदिक पीरियड केवल लिखा रहे तो 1500 से 600 तक के पीरियड को कवर करना होता है। तो यहाँ चूंकि हम लोग जब पढ़ेंगे भी तो उसमें पढ़ेंगे ही कि ऋग्वैदिक ज्योग्राफिकल एरिया नोन टू द ऋग्वैदिक पीपुल एंड ज्योग्राफिकल एरिया नोन टू द लेटर वैदिक पीरियड। मतलब उत्तर ऋग्वैदिक काल में कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आर्य रहते थे, उत्तर वैदिक काल में कौन से भौगोलिक क्षेत्र में गए, और उसके बाद फिर सोशल लाइफ है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। फिर डिस्कस द पॉलिटिकल पैटर्न एंड मेजर रिलीजियस आइडियाज एंड रिचुअल्स ऑफ द वैदिक एज। क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा होगा ही। पॉलिटिकल लाइफ भी जानना है और रिलीजियस आइडियाज भी जानना है और रिचुअल्स भी जानना है।
फिर एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक कल्चर इन द स्फीयर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजन, वाज देयर एनी कंटिन्यूटी बिटवीन द इंडस एंड वैदिक कल्चर्स इन दिस रेस्पेक्ट। उस जमाने में सिलेबस में शामिल रहता था सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में समानताएं और असमानताएं, इसलिए इस सवाल यहाँ आया हुआ है। लेकिन फिर भी एक देखना चाहिए, चूंकि सिंधु घाटी का कुछ भी लिखित उपलब्ध नहीं है, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समानताएं हैं तो उसको पढ़ना होता है। फिर व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वरुण इन द वैदिक सिस्टम ऑफ गॉड्स। वैदिक काल में 4 देवता मेन हैं जिनके बारे में आज भी वह 150 शब्दों में आ सकता है आपको। इंद्र, वरुण, अग्नि और सोम। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है, अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, वरुण को 150 सूक्त समर्पित है और सोम को 144 सूक्त समर्पित है। तो इन पर आपको आ सकता है 150 शब्दों में। जैसे यहाँ आप देखिए कि कमेंट में आया हुआ है 20 नंबर का कमेंट। उस जमाने में कमेंट भी आता था, तो 20 नंबर का कमेंट उस जमाने में है वरुण पर। डिस्कस द ज्योग्राफिकल एरिया, फिर से ज्योग्राफिकल एरिया है। नोन टू द वैदिक पीपुल वेयर दे फेमिलियर विद द सी, क्या वह समुद्र से परिचित थे, यह भी वैदिक काल के बारे में एक सवाल होता है। फिर राइट एंड शॉर्ट एस्टे ऑन डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। अभी जैसे मैंने कहा, तो इसमें लिखना होता है सभा, समिति और विदत के बारे में। तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, जैसे उस जमाने में समिति में राजा चुना जाता था, तो उस समय का राजा हेरिडेटरी नहीं हुआ था। विदत का जो एग्जिस्टेंस है वो राजा के अधिकारों को कर्टेल करने वाला उसके अधिकार है। तो विदत और समिति, सभा ही आगे चलकर मंत्रिमंडल के रूप में मान लिया जाएगा। एल्डर्स मैन बॉडी को सभा कहा गया जो सुझाव देगा राजा को। लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था और इन सबों के सभा, समिति, विदत के सहयोग से वो चलता था। फिर राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन पोजीशन ऑफ वीमेन इन द ऋग्वैदिक पीरियड। 1988 में 20 नंबर का सवाल है। तो यह जो सवाल है 20 नंबर का, तो यहां आप देख रहे हैं ये भी कमेंट, आज भी 20 नंबर का सवाल आपको आ रहा है। तो ये भी उस पीरियड में किस तरह से कमेंट आ रहा है, इसको भी आपको देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ वीमेन पर आज भी आपको तैयार करके रखना है, ऐसे में भी काम करेगा, कहीं भी काम कर सकता है। तो पोजीशन ऑफ वीमेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको एंशिएंट पीरियड से लेके आधुनिक काल तक तैयार करके रखना चाहिए। ये यहां भी काम करेगा, जीएस में भी काम कर सकता है, एसए में भी काम कर सकता है, इंटरव्यू में करेगा। इसी तरह से है राइट एसे शॉर्ट एसे ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोशल सिस्टम इन द लेटर वैदिक पीरियड। ये भी 20 नंबर का सवाल है। तो जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था किस तरह से वर्ण व्यवस्था आधारित हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का आपसी संबंध, महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल से इस पीरियड में कैसे बदलेगी, और भी जातियां किस तरह से आएंगी और किस तरह से विवाह के 8 सिस्टम लागू होंगे, जिस तरह से गोत्र व्यवस्था विवाह में शामिल हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को इसमें जानना होता है। अगला सवाल जो है, कंपेयर द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडस वैली पीपुल विद दैट ऑफ द अर्ली वैदिक पीपुल एंड डिस्कस द रिलेटिव क्रोनोलॉजी ऑफ द इंडस एंड द अर्ली वैदिक कल्चर। यह पुनः सभी क्षेत्रों में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव करना है। दोनों को बढ़िया से पढ़िए, अपने आप समानता और असमानता नजर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस आइडियाज एंड रिचुअल्स इन द वैदिक एज, डू दे शो एनी पैरेललिज्म विद द रिलीजन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। धार्मिक विचार और रीति रिवाज जो वैदिक काल का है उसको डिस्कस करना है। और वो कहता है कि दोनों में, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में कोई भी क्या समानता नजर आता है, है ना। इसे 60 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है। वैदिक काल में तो बहुत ज्यादा नहीं है,
लेकिन आगे चल के जैसे शिव की पूजा है, आदि शिव की पूजा है, मातृ देवी की पूजा है, जल पूजा है ना, बहुत सारा सिंधु घाटी के एलिमेंट्स माने जाते हैं कि दे केम इनटू द वैदिक सिविलाइजेशन। तो है, समानता तो है, सामाजिक जीवन में भी समानता है, तो उसको एक जानना पड़ता है। फिर ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी बिटवीन द अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक कल्चर्स, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच जो बातें चलती गई और जो बदलाव हुआ उनमें एक तुलना आपको देखना है। तो सिंपल है, जो समाज ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, धर्म ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, पॉलिटिकल सिस्टम ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, सबका जब हम तुलनात्मक बढ़िया से पढ़ते हैं तो इसका जवाब देना आसान होगा। फिर राइट ए ब्रीफ एसे ऑन द वैदिक गॉड्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल रीजन। तो वैदिक काल में 3 तरह के देवता है, पृथ्वी के देवता है, आकाश के देवता है, अंतरिक्ष के देवता है। तो उसको भी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है, क्या क्या अंतर है और क्या विशेषता है। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य पर एक 20 नंबर का ही सवाल है, तो ये कभी भी रेलिवेंट है, कल के समय में भी रेलिवेंट होगा, क्योंकि 20-20 नंबर का सवाल ही आपको आगे चलकर अभी जो 15 से 20 नंबर का सवाल आ रहा है उसमें महत्वपूर्ण होता रहेगा। इसलिए इस तरह के सवालों को भी आपको तैयार करके रखना है। फिर है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द वैदिक रिचुअल्स। वैदिक रीति रिवाज यज्ञ और बलि प्रधान है, तो यज्ञ और बलि के ऊपर आपको शॉर्ट एसे 20 नंबर का है लिखना है, आज भी रेलिवेंट है। वैदिक रिचुअल्स गिव अ ब्रीफ व्यूज रिगार्डिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स एज ग्लीन्ड फ्रॉम द वैदिक सोर्सेज, यानी वैदिक स्रोतों के आधार पर आपको ये बताना है कि किस तरह से मानव विभिन्न जगह पर रहा। Evaluate the contribution of the Puranas in the disseminating secular knowledge among the masses in ancient India। हालांकि पुराणों की रचना बाद में हुई है, लेकिन इसमें शामिल कर दिया गया है। पुराण जो है इनको ओल्ड स्टोरीज कहा जाता है, और पुराण भारत का जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है तो वह पुराण है। एफी पारजेटर ने पुराणों को ट्रांसलेट किया है, और एच.सी. राय चौधरी ने पुराणों के आधार पर ही पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया नामक किताब लिखा है। सभी पुराण 5 भाग में बटे होते हैं, और सभी पुराणों का जो 5वां और अंतिम भाग है वह जेनियोलॉजी है, पॉलिटिकल जेनियोलॉजी, राजाओं की जेनियोलॉजी है। इसीलिए जो 5वां हिस्सा है, 5वां पार्ट है सब पुराण का, वो इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विशेषकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो टोटली पुराण पर आधारित है। इसके बाद अर्ली गुप्ता पीरियड तक का जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें पुराण एक सप्लीमेंट्री एविडेंस के रूप में काम करता है। इवन अशोक के बाद कौन राजा हुआ, कर्ण वंश का केवल प्रमाण पुराण में है, सातवाहनों का जेनियोलॉजी पुराण में है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में पुराण नॉलेज देता है। तो पुराणों का हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो जब हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पुराण पढ़ेंगे। इसी तरह से the Varna concept may always have been largely a theoretical model and never an actual description of society comment in the context of ancient India। पूरे एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में है। ये 15 नंबर का सवाल है 2013 में, जब सवालों के पूछने का तरीका बदलता है। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है इसको एक सही बात है कि एक ओवरऑल व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि चतुर्वर्ण सिद्धांत तो थोड़ा दिन में एक पंचम सिद्धांत बना। उसके बाद बहुत सारे जो नॉन आर्यन लोग थे, समूह थे, उनका जाति के रूप में इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो असिमिलेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल हुआ। इसी को आगे के टॉपिक में प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट सिस्टम के तहत पढ़ा जाता है। जातियां रियलिटी हो गई और वर्ण काल्पनिक हो गया।
इसलिए आज भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किसी को कहा जाए कि 4 वर्णों या 5 वर्णों के अधीन सबको डालिए तो भी बड़ा मुश्किल है कि किस जाति को किस वर्ण के अधीन रखेंगे। आज भी मार हो रहा है, कोई कह रहा है कि हम इस कैटेगरी में है, कोई कह रहा है उस कैटेगरी में है। इसीलिए ये बात सही है, उसको लेकिन लॉजिकली प्रूव करना है। फिर है उपनिषदिक फिलोसफी, एम्बॉडी द एपिटोम ऑफ वैदिक थॉट डिस्कस। ये 15 नंबर का सवाल है। हमने पहले भी कहा कि उपनिषद का जो फिलोसफी है ये वैदिक काल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक काल का एक क्लाइमेक्स है ये। इस तरह का विचारधारा उसका क्लाइमेक्स है ना। फिर उसी के बाद षड दर्शन का सिद्धांत आएगा, लेकिन निश्चित रूप से उपनिषद वैदिक काल में दार्शनिक विचारों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। अगला है आर्कियोलॉजी नोज ऑफ नो आर्यंस, ओनली लिटरेचर नोज ऑफ आर्यंस। अभी हमने शुरू में ही कहा कि आर्कियोलॉजी में आर्यंस के बारे में उस तरह की बात नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी में होना भी संभव नहीं है क्योंकि जो ह्यूमन रिमेन्स वो थोड़े बताएंगे कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, या उस तरह की बातें नहीं है। केवल साहित्य में ही आर्यों के बारे में जिक्र है, तो वैसे हमको लिखना होता है कि हाउ फ्रॉम द लिटरेचर वी कैन प्रूव अबाउट द आर्यंस। अब है कि इन वर्ड में वाज द एग्रीटेरियन कैरेक्टर ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी चेंज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। बात सही है कि जो ऋग्वैदिक समाज पहले भी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा कि ऋग्वैदिक जो इकोनॉमी था यह उपहार की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन साथ ही इसको इगैलिटेरियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसको डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जरूर जो यहाँ आ ही गया कि ऋग्वैदिक काल का इगैलिटेरियन कैरेक्टर जो है वह उत्तर वैदिक काल में बदल गया। ये स्वाभाविक होता है कि जब समाज थोड़ा लो प्रोफाइल होता है तो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम होता है। जैसे ही रूलिंग क्लास डेवलप करता है उसी तरह से जब रूलिंग क्लास का अस्तित्व और महत्व तभी होगा जब रूल्ड पर्सन्स होंगे या शासित लोग होंगे, शासन करने के लिए लोग होगा तभी तो शासक होगा। इसीलिए जब उस पीरियड में आर्य अपने को प्रोमिनेंट इस्टेब्लिश करने की शुरुआत करते हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये नॉन प्रोडक्टिव क्लास के रूप में डेवलप होते हैं। अर्थात जो शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, तो जो शारीरिक श्रम नहीं करेगा लेकिन खाएगा, सिस्टम मेंटेन करेगा, तो उसके लिए तो वह लोगों से टैक्स वसूलेगा। तो जिनसे टैक्स वसूलेगा तो कोई भी आदमी हंस खेल कर टैक्स जमा नहीं करता है। आज भी देखिए छापा पड़ते रहता है। तो टैक्स वसूलने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, तो मजबूत आदमी कार्रवाई करेगा, तो समाज में अपने आप बदलाव होगा, ऊंच नीच बड़े छोटे का अपने आप आ जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा समझ कर जब पढ़िएगा तो समझिएगा। फिर है द कॉपियस रेफरेंस टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम बाय द किंग्स यूटिलाइज्ड इन इंस्क्रिप्शंस आर mere reflection of the स्मृति ट्रेडिशन डिस्कस। ये भी 15 नंबर का सवाल। देखिए भारत में जनरली राजा को वर्णाश्रम धर्म का रक्षक कहा गया है, और हाल फिलहाल में जो राम जी के साथ मिलकर विवाद हुआ या एकलव्य की कहानी वगैरह है, ये रियलिटी है या कहानी है? whether there is reality or the story, कोई भी आदमी उसको देखा नहीं। अगर साहित्य की बात को कहें तो अगर एक बात साहित्य की मानेंगे तो और बात क्यों नहीं मानेंगे? तो आप सिलेक्टिव मानेंगे और सिलेक्टिव नहीं मानेंगे, यह भी नहीं हो सकता। वो कहानी भी हो सकता है ताकि जो लोग पढ़ें वो वर्णाश्रम धर्म के उल्लंघन की बात न सोचे, और अगर ऐसा करते हैं तो उनके मन में डर रहे कि इस तरह की सजा होगी।
तो वहां पर यह कहा गया कि स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति ग्रंथ, जब स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, मनुस्मृति पहला फर्स्ट बुक ऑन सोशल लॉज कहा जाता है। तो स्मृति ग्रंथों का जो आगमन है तब होता है जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे संप्रदाय वैदिक ब्राह्मण धर्म का धज्जी उड़ा देते हैं। 400 वर्षों तक ब्राह्मण धर्म लो प्रोफाइल होता है और बौद्ध, जैन और इस तरह के धर्म भारत में डोमिनेंट होते हैं। मनुस्मृति को माना जाता है शुंग काल में लिखा गया। शुंग ब्राह्मण थे, यहां से टेक ऑफ स्टेज होता है ब्राह्मणिज्म का। भागवत और वैष्णव संप्रदाय डेवलप होता है। भागवत और वैष्णव में यज्ञ और बलि का नामो निशान नहीं है। वैदिक काल जहां यज्ञ और बलि पर आधारित है वैदिक काल का धर्म, वहां विष्णु क्या बोलते हैं? भक्ति और समर्पण। वहीं पर कृष्ण क्या बोलते हैं? प्रेम और समर्पण। इन दोनों में यज्ञ और बलि का नामो निशान नहीं है। तो यहां ब्राह्मण धर्म ट्रांसफॉर्म करता है और दिस ट्रांसफॉर्म ब्राह्मणिज्म रीचेज क्लाइमेक्स इन द वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में ही अवतारवाद की अवधारित रूप लेती है। वैदिक काल का जो समय है, तो ये जो पीरियड है, तो इसीलिए ये जो आता है कि स्मृति ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो रियलिटी में था या नहीं था, इसको थोड़ा सा समझ कर लिखना होता है। इसी तरह से एग्जामिन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ण सिस्टम फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ वीमेन। वर्ण व्यवस्था जब ट्रांसफॉर्म करता है तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और सबऑर्डिनेट हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में कुछ आज़ादी है क्योंकि वर्किंग है, विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, गंधर्व विवाह प्रथा है। वैदिक ग्रंथों में कई मंत्रों की रचनाकार है वो। लेकिन ये भी बात है कि ऋग्वैदिक काल में भी कोई भी महिला प्रीस्ट नहीं है, कोई भी महिला राजा शासिका नहीं है। तो प्लेस ऑफ अथॉरिटी इज नॉट देयर। फिर भी बहुत सारे इतिहासकारों ने ऋग्वैदिक काल को महिलाओं के लिए गोल्डन पीरियड कहने का प्रयास किया है। बात जरूर है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं है, सती प्रथा नहीं है और बेटी के जन्म होने पर दुख की अभिव्यक्ति नहीं। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं वहां, लेकिन दे आर नेचुरल, दे हैव नॉट बीन गिवन बाय द सोसाइटी एज ए सिस्टम। तो नेचुरल है वो नेचुरल है। तो इसीलिए वैदिक काल में महिलाओं की पोजीशन को वहीं से पढ़ा जाता है और उसको भी उसी तरह से देखना है। फिर है देयर इज नो लिटरेरी सोर्सेज फॉर द हड़प्पन कल्चर एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज फॉर द वैदिक पीरियड एक्सप्लेन द फेनोमेना। बात सही है कि वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है और वैदिक सभ्यता का ज्यादा आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है। दोनों में एक बड़ा कमी है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जरूर कुछ हैं, उस हिसाब से सिंधु घाटी के स्क्रिप्ट है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा गया है। इट इज येट टू बी डिसिफर्ड। तो ये इस कारण से दोनों में कुछ कुछ परेशानी है, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो जो है उसी के आधार पर इतिहास का रिकॉन्स्ट्रक्शन होना। फिर है आगे पुराणस वेयर द इनोवेटिव जेनर ऑफ लिटरेचर टू पॉपुलराइज एंड रिवाइव वैदिक रिलीजन, इलाबोरेट विथ एग्जाम्पल। देखिए, पुराणों की जो रचना है वह कोई एक वक्त में नहीं हुआ है। पुराण लगातार लिखे गए हैं और जिसको हम लोग रिवाइज्ड एडिशन कहते हैं, वो लगातार उसके रिवाइज्ड एडिशन आए हैं। पुराण ब्राह्मण धर्म को रीइस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा अभियान था। जिस तरह से माना जाता है इतिहास में, गीता भी वर्णाश्रम धर्म को इस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा प्रयास था।
तो उसी तरह से पुराण भी है। लेकिन पुराणों में जो देवता है, जो रिचुअल्स है, बहुत ही इलाबोरेट तरीके से पुराणों में बतलाया गया है। तो पुराण दे आर एन अटेम्प्ट टू री-एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणिज्म which was badly damaged by the rise of Buddhism and Jainism। तो एक ऑरा बना और ब्राह्मण धर्म के विशेषताओं को री-एस्टैब्लिश करने का प्रयास हुआ। फिर है थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिलीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में धर्म की प्रकृति क्या थी और देवताओं का वर्गीकरण, तो उसमें हमने कहा है कि धरती के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता वर्गीकरण है, सबको एक एक तरीके से समझा जाता है। और ऋग्वैदिक देवता और धर्म नेचर के ज्यादा नजदीक है, तो उसको इसमें देखने का बात होता है। डू यू कंसिडर दैट द उपनिषदिक प्रिंसिपल्स embody the high point of Vedic religious thought? ये रिपीट सवाल है पीछे से। How do the comparative studies of languages, archaeological sources and vast corpus of Vedic literature help to determine the Aryan problem in Indian history? देखिए, जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, that is the Aryan problem। इसी को ये लोग कहते हैं आर्यन, जो उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसके आधार पर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड वास्ट कॉर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर। देखिए, आर एस शर्मा ने आर्यों का मूल निवास स्थान नाम का एक अलग से बुकलेट टाइप का किताब लिखा है, और भी किताब है उनका। उन लोगों ने आर्यों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे आर्य घोड़ा का प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी में घोड़ा का प्रमाण नहीं है तो बहुत ही डिसाइसिव नहीं है। इसी तरह से आगे के समय में जैसे यज्ञ है, यज्ञ वेदी है, अग्नि की पूजा है, और बहुत रथ पहियादार रथ है, और रथों में जो उनके बाइक्स लगे हुए हैं, उसका जो उस तरह का जो रथ है। तो बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिससे लगता है कि आर्य हमारे यहाँ पश्चिम दिशा से आए। दूसरी तरफ वैदिक साहित्य में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है जिसमें आर्य अपने को बाहरी कहे। यही अभी मूल विवाद का केंद्र है। लोगों का, जो इधर के लोग हैं, उनका कहना है कि वैदिक लिटरेचर में आर्य अपने को विदेशी नहीं कहते। तो जब कोई भी आर्य बाहर से आएगा तो ही विल बी मेंशनिंग कि हम कहां से आए, मेरे घर में क्या था, वहां क्या था। लेकिन आर्कियोलॉजिकली बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण आर्यों को विदेशी कहा जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस कि आर एस शर्मा ने क्या कहा है और भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब जो भी आपको है, जैसे हल्का फुल्का हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए वैदिक एज के लोग इस तरह से चले होंगे, है ना, भेड़ बकरी गाय के साथ, घोड़ा के साथ, दे वुड हैव मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसी तरह से जो ऋषि मुनि इस तरह से बैठ के अपना काम धंधा कर रहे होंगे। तो ये एक आइडियल स्वरूप है जो सिनेमा और सीरियल में भी दिखाया जाता है। फिर आर्यन का जो थ्योरी है कि कहां से कहां आर्य गए हैं और कैसे कैसे गए हैं, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, उस इलाके से 6 ब्रांच चला। तो ये लोग कह रहे हैं 6ठा ब्रांच इंडिया आया। एक थ्योरी कि 5वीं ब्रांच चला, और एक ब्रांच जो है यहाँ ईरान आया, और ईरान से दे मूव्ड टुवर्ड्स इंडिया, है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी के पुराने किताबों में भारतीय आर्यों को इंडो ईरानी कहा गया है ना, ईरान से। और ऋग्वेद और हिंदी अवस्था में बहुत सारी तुलनाएं हैं, समानताएं हैं, है ना।
तो वो है। तो मैप का भी देखना बड़ा फायदेमंद होता है। वैदिक काल का जो एरिया है जो ऋग्वैदिक पीरियड में है ना, तो गंगा के एरिया में घुसेंगे यूपी में, तो गंगा और जमुना का जिक्र एक ही बार ऋग्वेद में है। तो ये सब एरिया है, इसको समझने का। और आंसर में अगर आप बना के कुछ लिख सकते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। हिस्ट्री में मैथमेटिक्स की तरह नंबर नहीं मिलता है, लेकिन जब आप टेक्निकल होते हैं, जैसे इस तरह के मैप को ड्रॉ करने में आप सफल होते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक एक क्वेश्चन में एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिला तो 10-12 नंबर का फर्क आ जाएगा। इसलिए इस सब चीज को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। इस तरह का भी मैप है, किस तरह से लोग मूवमेंट है। और तो हम लोग जब पढ़ेंगे, जब वहां पर, तो फिर इन सब चीजों को लेकर पढ़ेंगे। तो वैदिक पीरियड इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने शुरू में ही कहा कि वैदिक काल से आज तक का इतिहास कंटिन्यूटी में है और बहुत सारे रीति रिवाज बहुत सारे चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उनका ओरिजिन वैदिक काल में है। इसलिए कंटिन्यूअस इतिहास को समझने के लिए वैदिक काल को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे की पढ़ाई भी हमारी आसान हो। फिर हम लोग आगे के समय में 6th सेंचुरी BC जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर फिर मिलते हैं।